सच बताऊँ तो डर लगता है। इतनी जितनी कामयाबी मिलती है उतना ही दिल में खौफ जो है ना वो बढ़ता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या था, मुझे लगता है इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी है बिल्कुल। बेटी तो बहुत ही मशहूर हो गई है, साथ साथ मैं भी हो गई हूँ। अक्सर होता है ऐसे, मैं उनको कहती हूँ कि अपनी बेटी की कितनी फ़िक्र हो रही है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरा भी ख्याल रखा करें। करियर की पहली इंक्वायरी और वो भी भाई से स्टार्ट हो गई। कोई नहीं, आज तो करेंगे इंक्वायरी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना उस्मान। आज जिस खातून के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ एसपी आयशा भट्ट की, जो कि अभी न्यूली प्रमोट हुई हैं एसपी के ओहदे पे। साथ ही साथ उनके हस्बैंड अब्दुल वहाब भी एसपी के ओहदे पर प्रमोट हुए हैं। आज वो हमें बताएंगी कि किस तरह उनकी बेटी की तस्वीर ट्विटर पे वायरल हुई और उनके इतने सारे ट्वीट्स आए। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अलग शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपने माशाल्लाह से आपके हस्बैंड भी जो हैं वो भी एसपी हैं और आप खुद भी एसपी हैं। दोनों अभी रिसेंटली जो हैं वो एसपी की हैसियत से प्रमोट हुए हैं। जी, तो सबसे पहले तो आपको उर्दू पॉइंट की जानिब से बहुत बहुत मुबारक Thank हो। you. और माशाल्लाह से आपकी एक बहुत प्यारी सी बेटी भी है। तो मुझे ये पहले बताएं कि कैसे आप इस सब को, जो आपकी ये दो जिम्मेदारियां हैं कि आपके जो भी शोबे की ज़िम्मेदारी है और आपके घर की ज़िम्मेदारी है, इन बच्ची की भी ज़िम्मेदारी है, इन सब को किस तरह से आप कर रहे हैं? ये बहुत मुश्किल, बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे आंसर करूं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो बस ना चल रही होती हैं, ऑटो पे लगी होती हैं। तो मुझे ऐसे फील होता है कि बस सब मेरी ज़िंदगी में यही रह गया हुआ है कि ऑफ़िस से बेटी, बेटी से घर की ज़िम्मेदारी। इसको बयान करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ और अगर इसको मैं समराइज़ करूं चंद वर्ड्स में तो ये मैनेजमेंट पर आ जाता है कि चीज़ें मैनेज कैसे करनी है। वो ग्रेजुअली मैंने सीखी जब बेटी पैदा हुई और मैं लीव पे थी 3 मंथ की। तो मेरे लिए वो जो 3 मंथ मैं गुजार रही थी घर पर, वो मुझे कुछ और नहीं दिखता था, कुछ और चीज़ माइंड में नहीं आती थी। बस यही एक क्वेश्चन माइंड में आता था कि अभी मैंने ऑफ़िस को ज्वाइन करना है तो बेटी मेरे साथ है, ये मैं कैसे लेके चलूँगी। मुझे जॉब भी अपनी देखनी है और जॉब भी ऐसी है कि फ़ील्ड वर्क होता है हम लोगों का, तो मैं फ़ील्ड में कैसे जाऊँगी, मुझे ऑफ़िस का काम कैसे करना है, मेरे हस्बैंड का क्या इस पे रिएक्शन होगा, वो किस हद तक मुझे सपोर्ट करेंगे। बट लकीली मेरे हस्बैंड ने सब चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे बहन भाइयों ने, मदर ने बहुत सपोर्ट किया। तो उनकी सपोर्ट के साथ साथ मैंने चीज़ों को मैनेज करना सीखा कि किस तरह से मैंने एक टाइम टेबल मैंने बना लिया कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, उस टाइम पे मुझे ये करना है। पुलिस में तो वैसे टाइम टेबल थोड़ा मुश्किल होता है, क्राइम का कोई टाइम नहीं होता, किसी भी टाइम पर हो जाता है। कंप्लेनेंट के आने का कोई टाइम नहीं होता, कंप्लेनेंट के मूड पे डिपेंड करता है कि मैंने इस टाइम पे जाना है। तो वो चीज़ें लेकिन फिर कहीं ना कहीं जो है ना इस तरह से मैनेज होनी स्टार्ट हो गई। तो मुश्किल है, लेकिन इस उम्मीद पे कि 1-2 साल तक बेटी बड़ी हो जाएगी, चलने लग जाएगी तो थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अभी तो जैसे मुझे उसको उठाना पड़ता है तब उठाना नहीं पड़ेगा, साथ चल लेगी। मुझे ये बताएं कि कभी रात के वक्त जो है आपकी बेटी गानिया माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, अभी हमने उनको देखा, तो गानिया के लिए रात को दूध बनाना हो तो फीडर बनाते हैं कभी आपके बिल्कुल हस्बैंड? बनाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो उठ के खुद उसको ना सिर्फ फीडर बना रहे होते हैं बल्कि गोद में बिठा के उसको पिला भी रहे होते हैं और मुझे बड़ी हंसी आ रही होती है। पहले जब स्टार्ट में बहुत छोटी थी, जब वो फार्मूला मिल्क जो था, पाउडर मिल्क, वो पीती थी, तो उन्होंने वो एक दफ़ा खुद ही उसको देख रहे कि कितनी क्वांटिटी मैंने वो मिल्क ऐड करना है, कितनी क्वांटिटी में मैंने पानी ऐड करना, खुद ही कुछ बना के तो उसको पिला रहे। मैं उठी तो मैंने कहा आप मुझे पूछ तो लेना था। कहते बस मैंने बना के पिला दिया उसको, वो देखो सो गई है। तो वो खुद ही, उनको ये चीज़ होती थी कि मेरी बेटी है। वो ये नहीं करते कि जी बस ये इसकी ज़िम्मेदारी, कहते ये मेरी बेटी है, मेरी औलाद है, तो मुझे तो खुद भी इसकी केयर करनी है। तो वो माशाल्लाह से सारे काम करते हैं। अभी भी कहते हैं मेरे पास छोड़ जाओ। इस्लामाबाद में कहते हैं वो क्या आप इसको चेंज कैसे करेंगे, कहते मैं डायपर भी चेंज कर लूँगी, कोई मसला नहीं, तुम मेरे पास छोड़ के जाओ इसको। कभी आपको जेलसी हुई हो कि जी गानिया के आने के बाद जो है वो मेरे ऊपर इनकी तवज्जो जो है वो कम हो गई है और पहले बहुत ज़्यादा थी?
अक्सर होता है ऐसे। मैं उनको कहती हूँ कि अपनी बेटी की कितनी फ़िक्र हो रही है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरा भी ख्याल रखा करे। तो फिर मजाक बनाती है इस बात का, तो इसी पे हमारे नोक झोंक भी चलती रहती है। और मेरी हमेशा बात यही होती है, अपनी बेटी की कितनी फ़िक्र हो रही है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरा भी ख्याल रखे। तो बस इसी तरह से हंसी मजाक चलता रहता है। सबसे पहली लड़ाई जो है वो कब हुई थी? हमारी रोज़ लड़ाई होती है। अच्छा, रोज़ होती है। और हमारी कोई लड़ाई ऐसी नहीं है कि जो कि 20-25 मिनट से ज़्यादा चली हो। हम इधर से सुलह लड़ते में हैं। पहल कौन करता है? सुलह में पहल हम दोनों ही ज़्यादा देर एक दूसरे से नाराज़ नहीं रह सकते। अगर 10-15 मिनट, इवन 10-15 मिनट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि हम लोग एक दूसरे से नाराज़ बैठे हुए हैं और हम झगड़ा करके ना उठ के इधर उधर भी नहीं जाते, सामने ही बैठे रहते हैं कि अब हमने इधर सुलह करके भी उठना है। तो हमारी रोज़ाना झगड़ा होता है, रोज़ाना सुलह होती है। बस ये ना कि हम लोग कोई बहुत बड़े इश्यूज़ पे नहीं लड़ते, छोटी छोटी बातों पर जो है ना वो बात करते करते, नहीं ये ऐसे था तो ये वैसे था, नहीं तुम्हें क्या पता हो, ये चीज़ें ऐसी हैं तो वो चीज़ें ऐसी हैं। बस इस तरह से झगड़ा होता है, इसी तरह से हमारी सुलह होती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने नाराज़गी में कोई 2 दिन भी गुजारे, ऐसा कभी नहीं पहला हुआ। तोहफा क्या दिया था उन्होंने आपको? गिफ्ट उनकी तरफ से काफ़ी चीज़ें आती रहती हैं सबसे इस तरह पहला? से। सबसे पहला जो है ना, एक तो वो शॉपिंग जो है ना, वो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट क्या, उनको पता ही नहीं है शॉपिंग करने का। उनकी शॉपिंग भी मैं ही ज़्यादा करती हूँ। तो वो सूट लेकर आए थे मेरे लिए, और एक बार जो सूट का तो चलो था, लेकिन एक बार जब उन्होंने मुझे सेट दिया था एक बहुत खूबसूरत, तो वो बहुत अचानक से दिया था। मैं चाय बना रही थी, किचन में आए, रात का तकरीबन 12 बजे का टाइम था, ऑफिस से ये भी आ चुके थे, मैं भी आ चुकी थी। तो वो उन्होंने अचानक से जब मुझे वो ला के दिया ना, कहते हैं बस चक्कर लगा रही हैं इधर लॉन में ना, चक्कर लगा रही हैं, तो मुझे कहते खाना मुझे दे दो, मैं गर्म कर रही हूँ खाना। तो मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, इधर ही चक्कर लगाते जा रहे हैं, पास खड़े हैं, कब गर्म होगा। मैं अंदर लेके गई हूँ, तो अंदर सेट लेके खड़े हैं, देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, मुझे सैलरी मिली थी तो उसमें मैंने ना तुम्हारे लिए ये वाला। तो वो बड़ा अच्छा लगा था कि वो सेट जो है ना, वो हमेशा मैं अपने पास रखती हूँ कि वो छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा डेलिकेट सा सेट है, तो वो मुझे बड़ा अजीज़ है। कभी गाड़ी कहीं पे खड़ी हो और गजरे वाला आ जाए, फूल बेचने वाला, तो खुद से कभी उन्होंने कहा कि मैं आपको लेके देना चाहता हूँ या आप लेंगी? ऐसी चीज़ों पे उनका बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा होता। अब उनसे जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो हमारा जो होता है ना, बड़ा हम रोमांटिक मूड में क्या बातें कर रहे हैं। तुम्हें पता है वो फलाना जो क्राइम हुआ था उसमें हमने बंदे पकड़ लिए हैं, हमने इंटेरोगेशन इस तरह से की है। तो हमारी प्यार की बातें भी इसी तरह की होती हैं। एक बार ऐसे हुआ था कि मैंने खुद इनको कहा कि ये मुझे फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे फूल बहुत पसंद है, और उनको इस चीज़ का पता है। वो अक्सर कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई बुके मुझे भिजवाते रहते हैं। तो मैंने उनसे खुद फरमाइश की कि ये मुझे गजरे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा तो ले लो। मैंने कहा आप पैसे देंगे, मैं नहीं पैसे दूँगी। तो कहते मैं यही कह रहा हूँ तो ले लो। मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें खुद लेके देता हूँ, पहनाता हूँ। वो इन चीज़ों से बहुत आगे हैं। वो कहते हैं बस काम का बात करो, ये वाली क्या बच्चों वाली। कहते हैं ये बच्चों वाले काम है, मुझसे नहीं होते ये। वहाँ इधर थे तो हम लोग मिलजुल के काम कर रहे थे। अभी ये कि वहाँ की चूँकि पोस्टिंग इस्लामाबाद में हो गई, मैं यहाँ पर पंजाब में हूँ, तो अब ज़िम्मेदारी मुझ पर ज़्यादा बढ़ गई है। पहले तो होता था कि अगर मैं घर का कोई काम या कुछ ऐसी चीज़ें या बेटी की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं अगर नहीं फोकस कर पा रही कोई ड्यूटी की वजह से, तो वहाँ होते थे, मुझे पता होता था कि ये मैनेज कर लेंगे। अब वो नहीं है। अब वो वहाँ पर इतनी दूर बैठे हुए हैं और मैं बेटी को वहाँ पर उनके पास छोड़ के भी नहीं आ सकती कि वो उसको कैसे लुक आफ्टर करेंगे। बेटी मेरे पास होती है, तो मुझे इस पे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि उनके ना होने की वजह से। एक तो वैसे भी आपका शौहर जब घर पे ना हो, ये चाहे कोई वर्किंग लेडी हो चाहे हाउसवाइफ हो, एक तो वो कमी तो फ़ील होती है ना कि आपका हस्बैंड घर पर नहीं है। तो वो एक कमी वो भी मुझे फ़ील होती है। फिर जब मैं बेटी की तरफ देखती हूँ कि ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, तो मैं ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ कि ये ना हो कि मैं इस वजह से कहीं पर मेरी जॉब में मुझसे कोई ऐसी गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, कोई बेध्यानी में कुछ ऐसा कि मैं फोकस ना कर पाऊँ, कोई सीनियर ये ना समझे कि ये ध्यान नहीं दे पा रही, इसका ध्यान ज़्यादा अपने घर पर है। तो वो चीज़ें जो है ना, उसको मैं ज़्यादा अब कॉन्शियस होकर काम कर रही हूँ, लेकिन मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं जब भी किसी मीटिंग में जाती हूँ तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि ऐशा बेटी ठीक है, कैसी है, कहाँ पर है। मैंने बताती हूँ कि सर अभी ऑफ़िस में है, तो मीटिंग के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। कोलीग्स की तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरे ऑफिस स्टाफ की तरफ से ऐसा कभी नहीं हुआ। वो इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक सोच बनी हुई थी कि खातून या तो खातून से घर का काम करवा लो या तो जॉब करवा लो। ये एक परसेप्शन, बड़ी गलत परसेप्शन थी कि जो खातून घर से बाहर निकल आई है
ये आम तौर पर जो एक मेंटालिटी मैंने यहाँ पर देखी कि जो खातून घर से बाहर निकल आई है, जो बाहर का काम कर रही है, वो तो घरदारी नहीं कर सकती, वो बच्चे नहीं पाल सकती, वो शोहर का ख्याल नहीं रख सकती। तो जब ये लोग आते हैं, मेरे सीनियर जूनियर कॉलीग्स, जब ये सब चीज़ों को देखते हैं तो बड़ा पॉजिटिव इस चीज़ को लेते हैं कि वो अपनी मेहनत भी कर रही है, अपनी जॉब भी कर रही है, अपने घर को भी देख रही है और अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी भी उठा रही है। तो वो इनको एक नया, हालांकि बहुत सी ख़वातीन काम करती हैं, लेकिन वो चूँकि जो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं कि जिनकी पब्लिक डीलिंग कम होगी, स्कूल्स में है ख़वातीन काम करती हैं लेकिन उनकी पब्लिक डीलिंग इतनी नहीं होती, वो एक स्कूल की हद तक होती है। मेडिकल प्रोफेशन में जब होता है तो वो एक जो है ना एक होता है, एक चार दीवारी के अंदर एक हॉस्पिटल में काम कर रही होती है। हमारा ऐसा होता है कि हमने हर तरह के लोगों से मिलना है, हमारा मीडिया के साथ भी कांटेक्ट हो रहा है, हमारा जुडिशरी के साथ भी है, हमारा लॉयर्स के साथ भी है, हमारा जो है ना अवाम के साथ भी है, बिजनेसमैन, हर तरह के लोगों के साथ हमारा कांटेक्ट हो रहा होता है। तो वो जब मुझे आते देखते हैं कि सामने अपने कि ये बेटी को भी संभाल रही है, अपना काम भी कर रही है, तो इसको बड़ा पॉजिटिव ले रहे हैं और वो इस चीज़ को लाइक करते हैं और फिर अपने घर पर जाके भी ये बात करते हैं। और मुझे इस बात पर ज़्यादा खुशी मिलती है कि वो बड़ा पॉजिटिव सोच के ना इसको, तो वो अपनी बेटियों में, अपनी बहनों में ये सब कुछ देखते हैं कि अगर ये किसी की बेटी, किसी की बहन जिसने उस पर ट्रस्ट किया है, उसके बाप ने, उसके भाई ने, उसके अब हस्बैंड ने ट्रस्ट करके उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि वो आज अपनी बेटी के साथ कॉन्फिडेंटली एक सीट पर बैठ के काम कर रही है, तो हम क्यों नहीं अपनी बेटियों को आगे लेके आ सकते। तो इस चीज़ से मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मैं जब देखती थी, टीवी ड्रामास देखती थी, तो मुझे ना ये चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती थी कि मेरे पास जो है ना मुझे इंडिपेंडेंट होना है, कि ये चीज़ नहीं है कि जी अगर मुझे बाहर कहीं पर कुछ लेने के लिए भी जाना है, मुझे अपनी एक चप्पल भी ख़रीदनी है ना, तो वहाँ पर एक जो जिस माहौल में थी या जो हमारे एरिया का था, जी हमने एक चप्पल भी लेने जाना है ना, तो उसके लिए भी हम मुंह देख रहे हैं कि घर से कोई साथ जाएगा। फिर हमें सोसाइटी का भी होता था कि जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो पता नहीं कैसा माहौल होगा, लोग हमारी तरफ देखेंगे, 100 बातें करेंगे, इस किस्म का माहौल था। तो ये चीज़ें मुझे इरिटेट करती थी, मैं तंग पड़ती थी कि ये क्या है, इस तरह से नहीं होना चाहिए ना, उससे निकलूं कि मुझे ये इससे बहुत आगे जाना है, ये मैं चीज़ें। और फिर जब स्कूल्स की बात आती थी तो ऐसा होता था कि आमतौर पर ये हमारे घर में नहीं, ये हर जगह पर जो है ना, वो ऐसे इलाकों में मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है कि बेटों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उनको अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस में भेजा जाता है, बेटियों में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि खैर अब ये करवा के तो शादी कर देनी है। मेरी फैमिली की भी यही सोच थी कि जैसे ही इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो हम शादी कर देंगे। मेरी बड़ी बहन के साथ भी इसी तरह से, जैसे उनकी स्टडीज़ कंप्लीट हुई इसकी शादी कर दी। लेकिन मैं इस बात के लिए तैयार नहीं थी, बात तो नहीं मैं करती थी लेकिन दिमाग में ये चीज़ बिठाई हुई थी कि नो, ये तो मैं इस तरह से नहीं कर सकती, मुझे अपना करियर बनाना है। लेकिन क्या करना है ये नहीं पता था। इतना पता था कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ ऐसा कि मेरे पेरेंट्स मेरे नाम से जाने जाए। उसके बाद जब मुझे ये शौक़ पैदा हुआ कि मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे जो है ना अच्छे लेवल पर जाना है, मुझे घर से परमिशन मिली, आप ना उस पर लेक्चररशिप के लिए कर लें, मेडिकल की भी परमिशन नहीं। तो मैंने कहा ये नहीं, ये मेरी बस से बाहर की बात है, मैं नहीं करना चाहती। फिर जब मैं CSS किया तब मुझे सारा पता चलना स्टार्ट हुआ कि मेरे तो परदादा जो है वो पुलिस पे थे और उनके सर्टिफिकेट्स हमारे पास पड़े हुए थे जिस पे उसको रिवॉर्ड किया गया हुआ था, कहीं 5 रुपये, कहीं 3 रुपये, जो कि उस ज़माने की बहुत बड़ी अमाउंट कंसिडर की जाती थी। फिर मेरे जो भाई थे वो भी PCS के थ्रू आए थे, वो लॉ कर रहे थे, तो LLB पार्ट 2 के स्टूडेंट थे, तब उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो वो इसमें सेलेक्ट हो गए, वो एज ए ASI आए। उनको भी देखती थी, दादा की भी सुनती थी, वो यूनिफॉर्म बहुत अच्छा लगता था मुझे। वो यूनिफॉर्म को किसी भी जो है ना हमारी एजेंसी का हो, किसी भी फोर्स का हो, वो मुझे यूनिफॉर्म बहुत पसंद आता था कि मुझे ये यूनिफॉर्म पहनना है। फिर जब मैंने CSS की अटैम्प्ट ली, मैं क्वालिफाई कर गई, तो मुझे घर वालों की तरफ से प्रेशर यही था कि पुलिस सर्विस नहीं ऊपर रखनी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस फर्स्ट पे कर लें, फॉरेन सर्विस भी नहीं रखनी, सेकंड पे आप ऑडिट कर लें, थर्ड पे कस्टम्स कर लें, इसी तरह से मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट, और 7th 8th पे जाके ना आप PSP को कर लें और फिर उसके बाद फॉरेन सर्विस कर लें। तो मैं उनकी बातें सुनती रही, मैंने फिर इस तरह से किया, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस फर्स्ट पे रखी, सेकंड पे PSP रखी, थर्ड पे आगे करती। लेकिन जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो वहाँ पर बैठ के अभी एक पहले कैंडिडेट था अंदर मौजूद था, उसका इंटरव्यू चल रहा था, मैं यही सोचती रही कि सर्विस मैंने करनी है, मेहनत मैं कर रही हूँ, सारा कुछ मैंने
करना है। तो ये जो एक मेन डिसीजन है जो कि आगे मेरी लाइफ को कोई ना कोई गोल सेट करेगा कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है, तो मैं वहाँ पर ही अपनी डिसीजन पावर नहीं यूज़ करी। मैं सिर्फ दूसरों को देख रही हूँ कि उसकी क्या ख्वाहिश है, उसकी क्या ख्वाहिश है। वहाँ पर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे तो पुलिस सर्विस में जाना है, जिसके लिए हमेशा से मुझे अच्छा लगता था कि मुझे ये वाला काम करना है। मुझे बड़ा दुख होता था, अच्छा इसकी बात नहीं सुनी जाती, इसकी बात नहीं सुनी जाती। न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, टीवी ड्रामास में देखते थे, न्यूज़ चैनल्स पे देखते थे, तो चीज़ें बड़ी जो है ना वो तकलीफ़ देती थी कि ऐसे नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ। जैसे हर एक जो होता है यंग आते हैं ग्रेजुएशन करके, तो बड़े दिल में अरमान होते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं, फुल एनर्जेटिक होते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं भी बिल्कुल वैसी थी कि चेंज लेके आना है, ये करना है, वो करना। मैंने जाके अपनी प्रेफरेंस चेंज कर दी। मुझसे क्वेश्चन भी हुआ। अब मुझे ये डर पड़ गया कि ये ना हो कि कहीं जो चेयरमैन वो ये समझे कि इसमें तो डिसीजन पावर ही नहीं है, वो पहले इसने पीएस किया है, अब इसने पीएस भी कर लिया, कहीं मेरा नेगेटिव ना चला जाए। उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन भी किया कि आपने पहले तो ये वाली फॉर्म में तो पीएस लिखा हुआ है, अब आप पीएस भी कर दिया। मैंने वहाँ पर सीधी बात की, मैंने कहा सर मैं सच बताऊँ, वो मेरे घर वालों की ख्वाहिश थी, मेरे पेरेंट्स की, ये मेरी अपनी है। तो कहते हैं तो आप क्या चाहती हो? मैंने कहा सर अपनी ख्वाहिश चाहती हूँ। तो ये मैं जब तक मेरा फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया था, घर वालों से ये बात शेयर नहीं की थी, लेकिन सब भूल गई हुई थी। पेपर अच्छे हुए हैं, इंटरव्यू अच्छा हुआ, सब भूल गई हुई थी। बस ये माइंड में बात बैठी हुई थी कि चेयरमैन साहब ने ये बात की थी कि वो आपने कुछ लिखा है, ये आपने कुछ और लिखा है, कहीं इस पे मुझे डिस्क्वालीफाई ना कर दे। जब मैं इस सर्विस में आई थी, यहाँ सीएसएस कर रही थी, तब मुझे लगता था कि अपने लिए ही मैं बेहतरी कर लूँ, यही मेरा ख्वाब है कि मुझे अपना एक स्टेटस बनाना है, एक करियर बनाना है, मेरा नाम जाना जाए, लोग मेरे पेरेंट्स को, मेरे घर वालों को मेरे नाम से पहचाने, रिश्तेदार बड़ा खुश होंगे। ये जो रिश्तेदार नहीं मिलते, ये देखना कैसे, तब तक लगता था यही ख्वाब है। लेकिन जब मैं इस सर्विस में आई, लोगों के साथ जो है ना डायरेक्ट इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, लोगों के प्रॉब्लम्स देखने स्टार्ट हुए, बच्चों के इश्यूज़ जब देखे, ख़वातीन के इश्यूज़ देखे, तो मुझे पता चला कि नहीं, मेरा जो ख्वाब था वो तो बच्चों वाली चीज़ें थी। असल तो ये चीज़ें हैं जिसके लिए अल्लाह ने मुझे सेलेक्ट किया है, क्योंकि बहुत हज़ारों लाखों यहाँ पर लड़कियाँ हैं, लेकिन मुझे ही क्यों सेलेक्ट किया गया? तो ये एक ज़िम्मेदारी अल्लाह ने मेरी लगाई है कि वो लोग जिनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती, जो कि वीक सेक्शन हमारी सोसाइटी का गिना जाता है, मुझे उनके लिए काम करना है। तो उस पे इस तरह से इंटरेक्शन के लिए हमने किया हुआ। खुली कचहरियाँ बिल्कुल होती हैं, मेरे ऑफिस में भी होती है खुली कचहरी। इसके अलावा हम डिफरेंट पुलिस स्टेशन में, जो कि मेरी ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, वहाँ पर जाके हम खुली कचहरी करते हैं। ऐसा भी होता है कि एक खुली कचहरी थी फैक्ट्री एरिया में, वहाँ पर जब मैं गई तो अभी कोई कंप्लेनेंट नहीं आए हुए थे। मैं वहाँ पर मैं थी, मेरा स्टाफ था, हम लोग बैठे हुए थे, चेयर्स बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ है कि एएसपी फ़िरोज़ वाला यहाँ पर मौजूद है, तो वो लोग आने स्टार्ट हुए हैं। पहले मैं भी तो, मैंने कहा पता नहीं कि लोगों की प्रॉब्लम नहीं है या क्या है, लोग हमसे बात क्यों नहीं करते। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि लोगों में वो जो हमारा एक ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। लोग एक माइंड में चीज़ बिठा चुके हैं कि जी पुलिस वाले ने तो हमारी बात ही नहीं सुननी। मैंने कहा मैं यहाँ पर आके बैठी हुई हूँ, मैंने पहले अनाउंस भी किया है कि आज के दिन मैं यहाँ पर आके आप लोगों की बात भी सुनूंगी। जो लोग मेरे ऑफिस तक नहीं आ सकते, मैं आपके इलाके में आ रही हूँ, आप मुझसे बात कीजिए। तो वो वहाँ पर हम बैठे, थोड़ी देर के बाद आवाम आनी स्टार्ट हुई, ख़वातीन आनी स्टार्ट हुई। उसके बाद जो है ना फिर मेरे ऑफ़िस में वो डेली बेसिस पे यही होता है कि रोज़ाना इवन कैसा होता है कि जो खातून अपने हस्बैंड से झगड़ा कर रही है ना, या जो आदमी अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा है, वो भी डायरेक्ट मेरे ऑफ़िस में आ जाता है। बहुत से हमारे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जिसमें हम सुलह करवा रहे हैं। हालांकि ये हमारा काम नहीं है इस तरह से लोगों के जो है ना घरों के, ये तो बिल्कुल प्योरली डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं ना, कि मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा हो रहा है, बन नहीं आ रही, एक दूसरे से नाराज़ हैं, तो वो भी हमारे पास फैमिलीज़ आती हैं कि हमारी ये सुलह की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि बच्चों के हक़ में बेहतर है। फिर समझाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो लोगों को जो कुछ समझ जाते हैं वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। रात के वक्त कभी आपको कॉल आए कि अभी रेड करनी है या बहुत कोई बड़ी बात होगी, ऐसा कभी कोई वाक़या हुआ जब आप बहुत परेशान हुई कि मैं गानिया को किधर छोड़ूं? होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। अभी लास्ट जब मैंने फ़िरोज़ वाला का चार्ज लिया था, तो वहाँ पर कुछ दिन के बाद ही हमारे एक कांस्टेबल था, वो शहीद हो गया था। तो वो तकरीबन जो है ना 10 बजे का टाइम था, गानिया भी सो रही थी उस वक्त, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। गानिया के बाद जो है ना एक, क्योंकि ये इंसिडेंट ही ऐसा था कि एक जिसमें हमारा अपना एक जो है ना वो कांस्टेबल शहीद हो रहा है, वहाँ पर दौरान ड्यूटी अटैक हुआ तो वो शहीद हुआ, तो उसके लिए था।
लेकिन गानिया को मैं बस साथ ही ले गई, गानिया गाड़ी में सोती रही। हम लोग वहाँ पर जो भी हमारी प्रोसीजर होता है या जो भी हम लोगों ने वहाँ पर करना होता है, DPO साहब भी वहीं पर मौजूद है, हमारे SP भी सारे लोग वहीं पर मौजूद थे। फिर वहाँ से मैं तकरीबन कोई 3 बजे के करीब फ्री हुई, तो गानिया जो है ना उस दौरान गाड़ी में सोई हुई थी। तो बस इसी तरह से जो है ना इतनी ज़बरदस्त कामयाबी पे माशाल्लाह पहुंच गई हैं, कैसा फील करती हैं? सच बताऊं तो डर लगता है। इतनी जितनी कामयाबी मिलती है उतना ही दिल में खौफ जो है ना वो बढ़ता है। डर किस चीज़ से आता है कि अल्लाह एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी डाल रहा है और पता नहीं मैं इस काबिल हूँ कि ज़िम्मेदारी को पूरी कर सकूँ या ना कर सकूँ। तो वो जो खौफ होता है ना वो मुझे और मोटिवेट करता है कि मुझे ये काम करना है, इतनी ज़िम्मेदारी मिल गई है तो इसको पूरा करना है। ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो इस फील्ड को या किसी और फील्ड को घरेलू ज़िम्मेदारियों के साथ साथ ज्वाइन करें कि नहीं करें? ख़वातीन को मेरा यही पैगाम है कि ख़ुद पे ट्रस्ट करें। ये ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आती है, इसको ओवरकम करना सीखें आपने। और वो तभी पॉसिबल है जब आप खुद पे एतमाद रखेंगी। और ख़वातीन के साथ साथ मैं उनकी फैमिलीज़ को मैसेज देना चाहती हूँ, अपनी मिसाल सामने रखते हुए कि आप अपने घर की ख़वातीन पर, अपनी बेटियों पर, बहनों पर एतमाद करें, अपने बच्चियों पर, अपनी बहनों पर एतमाद करें और बाकी ख़वातीन के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करें ताकि उसमें उनकी जो सलाहियत है उसके मुताबिक वो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ना कि ये हो कि जी हम लोग डर के अंदर बैठ जाए, हमारी ख़वातीन, हमारे भाई अपनी बहनों को ये सोच के बाहर ना निकलने दें कि माहौल ठीक नहीं है, माहौल हमने ठीक करना है। अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, बहनों को आगे बढ़ने का मौका दें। पहले तो नहीं पता था कि इंक्वायरी जो चल रही है उसमें डायरेक्ट उनका नाम नहीं था, इंक्वायरी के दौरान उनका नाम आ गया। तो मुझे नहीं पता था कि इमरान नाम के बहुत से ऑफिसर हमारे पास मौजूद हैं। मैंने कहा जी बुला लें इनको। तकरीबन मैंने 30 मिनट्स का टाइम दिया, 30 मिनट्स में ना उनको कहीं के आके इंक्वायरी में शामिल हो जाए। जब वो आए हैं तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा ये तो बड़े भाई आ गया, ये तो जो है ना कोई नहीं आज तो करेंगे इंक्वायरी। मैं उस वक्त गुजरावाला में यूटी शिप कर रही थी। हमारी यूटी शिप में होता है कि हमें चार्ज जो है ना 1 मंथ के लिए इंडिपेंडेंट चार्ज पे मिलता है, तो उसमें एक इंक्वायरी आ गई। तो मैं भाई भी बड़े प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, उनको पता था कि ठीक है बहन है लेकिन इस वक्त यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो लेकिन दिल में कहीं ना कहीं तो होगा, इसको तो मैं फॉर श्योर कहती हूँ, दिल में कहीं ना कहीं होगा कि छोटी बहन आज मेरी इंक्वायरी कर रही है। घर जाके कुछ छूट तो नहीं पड़ी? जब हम घर गए हैं ना तो घर पहले ही इन्होंने कॉल करके बता लिया हुआ था अब्बू को कि आज इंक्वायरी में भुगत के आ रहा हूँ इंक्वायरी जो है। तो वो इस बात में काफ़ी मजाक बना। लेकिन ये था कि जब मैं क्वेश्चन कर रही थी तो जब वो बाज़ औक़ात होता है एक रूटीन में जब बोलते जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ख्याल आता था, क्योंकि एक तो मेरे करियर की पहली इंक्वायरी थी और करियर की पहली इंक्वायरी और वो भी भाई से स्टार्ट हो गई। तो वो थोड़ा सा था कि अभी क्या क्वेश्चन करना है, किस तरह से बोलना है। कहीं ये चीज़ माइंड में थी कि कहीं ये ना एक मैसेज चला जाए कि ये तो इसका भाई है, तो इस वजह से थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई है, इस वजह से बात नहीं कर रही। मैंने कहा रगड़ा सही देते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या था, मुझे लगता है इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी है बिल्कुल। बेटी तो बहुत ही मशहूर हो गई है, सब साथ साथ मैं भी हो गई हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ऐसा कुछ होगा। वो पिक्चर बनी थी खुली कचहरी की और वो पिक्चर बनी थी अपने डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि हमने भिजवानी होती है कि हमने ये वाली एक्टिविटी हमारी कंप्लीट होगी, हमने ये काम कर लिया। और मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे लगा दी और उस वक्त मेरे ट्विटर अकाउंट पे 20 नहीं तो 25 फॉलोअर्स से, मैं एक्टिव भी नहीं थी। मैंने 2018 का बनाया हुआ था। पिक्चर लग गई। पिक्चर लगने के नेक्स्ट डे मैं लीव पर इस्लामाबाद चली गई। वहाँ से मिलने के लिए बेटी भी वहीं पर थी। रात 10 का टाइम था। एक चैनल से कॉल आई, मैडम आप तो टॉप 10 पर जा रही हैं, तो अभी तो जो है ना इंटरव्यू करना है आपसे। मैं थोड़ा परेशान हो गई कि अल्लाह खैर करे, सर्कल तो सीधा सही छोड़ के आई, हुआ क्या है, छुट्टी पर आई हूँ, क्या हो गया। कॉल करके पूछा, उन्होंने कहा नहीं मैडम कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा तो कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि जिस पे कोई बहुत ही हाइप क्रिएट होगी, कोई मैस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद टीवी चैनल देखना स्टार्ट किए, न्यूज़ चैनल। 10 बजे का टाइम था तो एक चैनल के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है मेरी और गानिया की पिक्चर के। जी बड़ा पॉजिटिव एक था कि वेमेन को इनकरेज करना चाहिए उस हवाले से। तो साथ वहाब की तरफ वहाब हंसते जा रहे हैं। मैंने कहा आपको क्या हुआ है, तो वहाब को ना उनके फ्रेंड्स ने वो पिक्चर भेजनी स्टार्ट कर दी थी कि ये भाभी की पिक्चर आ रही है, ये गानिया की पिक्चर आ रही है। तो वहाब बड़ा मुस्कुरा रहे थे कि तुम तो बड़ी मशहूर हो गई हो, मजाक बनाने लग गए मेरा। तो वो जब मैंने अपना ट्विटर अकाउंट ऑन किया है, उसके ऊपर जब मैंने वो देखा है, जिस वक्त मैंने पिक्चर वो अपलोड की थी उस वक्त सिर्फ 1 लाइक था जो मैंने पिक्चर अपलोड करने के बाद देखा। उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट डे जाकर देखा है तो वो तो पहुंच गया हुआ कि जो हज़ारों में। मैं कहूँ ये हुआ क्या। और जो मेरे फॉलोअर्स वहाँ पर 18K में चले गए हुए हैं। अभी इस वक्त मेरे 18.1K। मैं कभी अकाउंट को देखूँ, वहाँ आपको देखूँ, वहाँ ये हुआ गया है।
मुझे समझ नहीं आ रही। कहते हैं बस चैनल देखते जाओ, जिस चैनल को हम देख रहे हैं उस चैनल पे वही चल रहा है मीडिया की तरफ से बहुत। लेकिन इसमें मीडिया ने इतना पॉजिटिव रोल प्ले किया क्या है था कि उस आपने जो ट्वीट की थी उसमें क्या था? उस ट्वीट में मैंने एक चीज़ लिखी थी कि इट्स डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। ये एक ऐसा, ये चीज़ें मेरे माइंड में बहुत सी चल रही थी, बहुत से एंगल को मैंने कवर करने की कि मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बहुत सी चीज़ें बोल नहीं सकती थी, तो उसको कवर करके अच्छे अल्फाज में कि लोग उसका जो असल इसका मीनिंग है या असल जो मैं मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ वो इसको समझना चाहिए। और वो शुक्र अल्लाह का वाकई ही में लोगों ने उसको अंडरस्टैंड किया। नाज़रीन, एसपी आयशा भट्ट के साथ आपने हमारी खुसूसी गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने हमें यह बताया कि ना सिर्फ ख़वातीन को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए बल्कि साथ साथ वो अपने फ़राइज़ मनसबी जो उनके जॉब के हैं वो भी अंजाम दे सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। उर्दू पॉइंट के साथ आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।